जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 के लिए बिहार जनरल नॉलेज की क्लास लेकर आए हैं और ये बिहार जीएस की जो क्लास है इसमें आपको इम्पोर्टेंट बिहार और जितना भी जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, वो सारा इसमें कवर करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ये बताना है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। याद रखिएगा, उस शासक का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस वंश के संस्थापक की बात करेंगे, वो थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी और अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात अजातशत्रु को पितृहंता भी बोलते हैं। पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी के, झेलम के, सतलुज के, चिनाब के। सिकंदर और पोरस की बात करेंगे तो इन दोनों की सेनाओं ने जो है झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था और यही इनका युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है 8, 12, 11, 10। याद रखिए, जो पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसके ये जो है आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी बात करेंगे, ये जो है 10 डिजिट का होता है। 10 डिजिट का। डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। गांधार, वाजी, कौशल, मल्ल। याद रखिए, ऐसा कौन सा गणतंत्र था जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 8 राज्यों का एक संघ था? इस संघ का नाम था वज्जी। याद रखिए, वज्जी जो है एक ऐसा संघ था जो 8 राज्यों को से मिलकर के बना हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। कौशल, मगध, चेदी, अवंती। इसमें जो है मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा मान सिंह, राजा भगवान सिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल। याद रखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए राजा टोडरमल, जो राजा टोडरमल थे, इनको रखा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह। याद रखिएगा, बीरबल एकमात्र हिंदू दरबारी थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। याद रखेंगे, अकबर के शासनकाल में महान संगीतज्ञ तानसेन उपस्थित थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? सकल घरेलू उत्पाद आय माइनस विदेश से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस माइनस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इसमें जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपका आता है घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। इसमें जो है एनडीपी प्राप्त होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो सुल्तान था वो था महमूद गजनबी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। महमूद गजनबी की बात करेंगे तो इसने जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण करके जो सोमनाथ मंदिर है इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और इससे पूरा लूट लिया था।
और इसकी बात करेंगे तो ये सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। और आक्रमण के समय जो यहाँ के हिंदू शासक थे उनका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी की जो मृत्यु है, अगर इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 1003 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी आप याद, 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि यह भारत में पिछुल आजादी का अवरोधक था। इसलिए भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसका मेन रीजन था, इसके सभी जो सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने इसकी स्थापना 1828 में की थी। और जो वहां के विलियम बेंटिक थे, गवर्नर थे, उनके सहयोग से इन्होंने जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। इन्हें आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, भारत के पिता। अब बात करें तो इनके जो है किताबें और समाचार में, ये जो है ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, हिंदू उत्तराधिकार नियम, संवाद कौमुदी, समाचार पत्र, जो था ये सभी इनके द्वारा, राजा राम राजी के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने जो सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये बात करें इनकी, ये जो है अकबर द्वितीय जो थे, अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही करने लगाए। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत। बॉम्बे, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। याद रखिए, जो इसका मेन सही क्रम है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आता है सूरत, फिर आता है मद्रास, फिर आता है कलकत्ता, रांची और बम्बई। ये ऑप्शन। प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों द्वारा, जमींदारों द्वारा, किसानों द्वारा, बंगों मजदूरों के द्वारा। याद रखिएगा, जो 1857 का प्रमुख विद्रोह था ये सिपाहियों के द्वारा किया गया था। इसके जो तात्कालिक कारण था वो था कारतूस, जो कारतूसें मिली थी उस टाइम पे, गाय और सूअर की चर्बी का लेप था इनमें, और जिसे दांतों से हटाना पड़ता था। जो हिंदुओं और मुसलमानों के जो धार्मिक आचरण है इसके विरुद्ध था। और वीडी सावरकर जो है उन्होंने इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष बताया, जबकि बेंजामिन डिजरावली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? इसे राष्ट्रीय विद्रोह ये कहने वाले थे बेंजामिन डिजरायली। इन्होंने कहा था कि ये जो है एक विद्रोह था। यह प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। इसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इंदिरा गांधी, बीजी तिलक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो होम रूल आंदोलन ये जो है शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक सदस्य थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामाजिक स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक सदस्य। याद रखिएगा, इन्होंने जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। वंदे मातरम किसके द्वारा, वंदे मातरम
किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है। वंदे मातरम तो ये सविना टैगोर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वीरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। समाचार वंदे मातरम है जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। ये जो है इन्होंने शुरुआत की थी दांडी से। याद रखिए करेक्ट जाएगी। बात कहाँ की थी? ये दांडी में की थी। याद रखिए 5 अप्रैल 1930 को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है। ये 5 अप्रैल 1930 से होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 प्रथम वर्ष हुआ था, 1556 है ये आपका ये द्वितीय युद्ध था, 1761 1776। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। सी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? मलक्का, पनामा, जिब्राल्टर। याद रखिए प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है पनामा नहर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? यूरोशियो धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा। इसे बताना है कि उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो हो जाएगा आपका लेब्राडोर धारा। सी ऑप्शन करेक्ट है। लेब्राडोर जो धारा है एक ठंडी महासागरीय धारा है। प्रश्न 23। सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या शांत महासागर? विश्व में सर्वाधिक व्यस्त जो समुद्री मार्ग है अटलांटिक महासागर के ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। टैगा का अर्थ है पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, घास स्थल और मरुस्थल। इसमें बताना है कि टैगा का अर्थ क्या है। टैगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शंकुधारी वन जो है टैगा का अर्थ होता है। और इसके बारे में बात करेंगे ये जो है ये शंकुधारी बायोम होता है और इसमें जो है पाइन स्प्रूस और लान जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। पाइन स्प्रूस और लार्न जैसे यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी जो वृक्ष है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टैगा, अल्पाइन, टुंड्रा, छप्पारल। ये टुंड्रा में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आभासी वृक्ष रहित जो विश्व वनस्पति है ये टुंड्रा में पाई जाती है और टुंड्रा क्षेत्र में शीत ऋतु लंबी तथा तापमान कम होता है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पर वर्ष भर क्या होती है? बर्फ रहती है। बर्फ ही बर्फ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वर्ष भर बर्फ रहती है और यह जो है इसका जो क्षेत्र है आर्कटिक और अंटार्कटिका तथा अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश में ये पाए जाते हैं। आर्कटिक दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक और अंटार्कटिका ये जो इसके प्रमुख प्रदेश है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 26। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। चिल्का झील की बात करेंगे ये स्थित है उड़ीसा में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका विस्तार 1100 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप में जो गद्दीदार चोटी है यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तरी अंडमान में स्थित है ये और इसकी जो ये सैडल पीक से 732 मीटर ऊंची है। ये जो है ये सैडल पीक जो है ये 732 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जीएनपी का अर्थ क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त, वैश्विक राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी की बात करेंगे तो इसका
सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, घरेलू और विदेशी उद्यमों का सह अस्तित्व। तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है इससे तात्पर्य होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को भी और निजी क्षेत्र को दोनों को मिलाकर के अस्तित्व में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? उच्च स्तर का जो थोरियम है इसके मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। याद रखिएगा थोरियम वाला जो मोनाजाइट है इसका सबसे ज्यादा भंडार केरल में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और थोरियम की प्राप्ति मोनाजाइट बालू का निक्षेपण से होती है और थोरियम केरल के समुद्री तट की जो रेत है वहां पे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम कैसा पदार्थ है? तो याद रखिए ये जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और इसके बारे में बात करेंगे, ये जो है मैग्नेटाइट सेलों से मिलने वाला जो मोनाजाइट है थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लेथेनियस आदि का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? असम, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। यहाँ पे सल्फर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पे लगभग 90% सल्फर का उत्पादन होता है। और इसका उत्पादन की बात करेंगे तो 125 टन 125 टन से लेकर के 150 टन तक होता है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है 32। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर, मृत सागर। हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय का निर्माण एक लंबे जो भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है और इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंनति सिद्धांत एवं हैरी हैस का प्लेट वर्तनी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसंनति थी जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी और इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण ही दोनों जो संलग्न जुड़ी हुई अग्रभूमियां हैं ये दबाव के कारण इनमें जो है दबाव उत्पन्न हुआ और इसके बाद जो है भू संचलन उत्पन्न हुआ जिससे क्यून ल्यून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। दो श्रेणियां यहाँ पे निर्माण होती हैं, क्यून ल्यून अगर आपसे पूछता है और एक है काराकोरम श्रेणी। ये आपको याद रखना है। इन दो श्रेणियों का निर्माण होता है और वलन से अप्रभावित तथा अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र जो है वो तिब्बत का पठार है। जिसमें थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ा वो तिब्बत का पठार होता। ठीक है। अगला प्रश्न है 33। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मणिपुर। इसमें जो है कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है वो है गुजरात। गुजरात राज्य में बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जो है कुओं से सिंचाई होती थी और पाटन की प्रसिद्ध रानी की बावड़ी को जून 2014 आपने देखा होगा। रानी की बावड़ी या इसी को बोलते हैं रानी की बाव, आपने नोट में देखा होगा। और इसे जो है जून 2014 में यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था और विश्व में एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं। रानी की बावड़ी में ही विश्व के सबसे प्रसिद्ध एशियाई शेर पाए जाते हैं। और वहीं जामनगर में फ्लेमिंगो चिड़िया पाई जाती है। हायना व गीदड़ के लिए पूरे भारत में सिर्फ गिर नेशनल पार्क पाए जाते हैं। जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पर आपने देखा होगा गिर नेशनल पार्क जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हायना और गीदड़ नेशनल पार्क। यहाँ पे जो है हायना और गीदड़ ये दो जानवर पाए जाते हैं यहाँ पर, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। अगला है 34। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर।
इसमें बताना है कौन सा ऐसा शहर है जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं। यह है आपका श्रीनगर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। यहाँ पे जो है जो आपका असम राज्य है, असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इन तीनों की सीमा यहाँ पे साझा करती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36, किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है? कीमत, उपयोगिता, मूल्य, संपत्ति। तो किसी वस्तु का अगर मूल्य है और उसका रुपयों में व्यक्त किया जाता है तो ये उसकी क्या बताती है? उसकी कीमत बताती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है और इसकी हमने बताया इसका मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो हम इसकी क्या बता रहे हैं? कीमत बता रहे हैं कि ये 50 रुपये में जो है निर्मित हुई है, इसकी कीमत रखी गई है 50 रुपये। अगला है 37 नंबर प्रश्न है, सकल लाभ का अर्थ है कुल बचत के ऊपर कुल निवेश, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तन या कुल व्यय के राशि के कुल प्राप्ति की राशि। तो सकल लाभ का जो अर्थ होता है ये होता है आपका कुल व्यय, जितना भी हम खर्च करते हैं कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि, जितना खर्च करने के बाद जितनी बचती है प्राप्ति होती है वही होती है सकल लाभ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। जब हम विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदते हैं ये कहलाता है पोर्टफोलियो निवेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसलिए आप एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जो पोर्टफोलियो निवेश होती है इसके अंतर्गत विदेशी निवेशकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन में शामिल हुए बगैर शेयर एवं बॉन्ड का समावेशित होता है इसमें। अगला प्रश्न है 39, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रहती है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज्यादा रही? ये थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उसके जितना भी लक्ष्य रखा गया था इसमें लक्ष्य से ज्यादा वृद्धि दर हुई थी। जैसे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्षित वृद्धि दर थी वो थी 5.6%। 5.6% इसकी लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी और इसमें कितना हुआ था? वृद्धि दर हुई थी 6.8% की रेट से। याद रखिएगा 6.8% की दर से यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है? श्रमिकों की संख्या द्वारा, काम के घंटों द्वारा, बाजार की सीमा द्वारा, काम करने की जगह द्वारा। तो जो श्रम का विभाजन होता है ये हमेशा बाजार की सीमा द्वारा होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने देखेंगे तो श्रम विभाजन जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में बांट कर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं तो इसे श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा श्रम विभाजन, श्रम मतलब जैसे कोई कार्य है और उसको कई लोगों को करने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा कार्य दे देना ताकि वो अपने टाइम पर सारे व्यक्ति कंप्लीट कर लें, उसी को कहते हैं श्रम विभाजन और ये बाजार की सीमा द्वारा सीमित होता है। अगला प्रश्न है 41, संघ की सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश है? डैश में है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो संघ सूची और समवर्ती सूची इन दोनों विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है ये है आपके लोकसभा के पास। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है तथा ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है 42, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये, 7वीं अनुसूची जो है में वर्णित है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक और समवर्ती। याद रखिएगा जो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है 43। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है। देखिए उसमें अलग पूछा था और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। इसमें जो है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसमें वर्णित जो केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो यह केंद्रीय सूची के विषय हैं, ये आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सूची का विषय है संघ, राज्य, वैश्विक, समवर्ती। आरबीआई की बात करेंगे तो आरबीआई जो है केंद्र सूची में आता है, संघ इसमें जो है कानून बना सकता है। इस संघ सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1973, 1974, 1975, 1976। याद रखिएगा जो सिक्किम राज्य है इसको दर्जा दिया गया था 1975 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था? 1973, 1971, 1970, 1972। तो आपका जो है किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा ये हुआ था? 1973। 1973 में संसदीय अधिनियम के द्वारा लंकादीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़। ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य को अनुच्छेद 239 का में जो है और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1972 में 1972 तक, अगर 1972 तक ये नेफा के नाम से जाना जाता था। 1972 तक इसको क्या बोलते थे? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का 1972 तक नाम था नेफा और इसके बाद जो है इसे 1972 से 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1972 से लेकर 1975 तक ये था क्या था? यूनियन टेरिटरी, यूटी था। ठीक है, इसके बाद 1975 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था इसे, और फिर 1986 में अनुच्छेद 219 का और अनुच्छेद 240 का में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। याद रखिएगा ये कब बना है? 1986 में। अगला प्रश्न है 48। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1950, 1949, 1951, 1952। नागरिकता के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है भाग 2 में है, ये तो आपको पता ही है, और 1949 में नागरिकता को लागू किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भाग 2 में वर्णित है, 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है 49। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, लास्की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन था अरस्तु का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक है और वह बिना समाज के नहीं रह सकता है। यदि वह बिना समाज में रहता है तो वह किसके समान है? पशु। तो वह पशु के समान है, ये इनका कथन था। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा है? ब्लूंसी, ब्राइस, बोडिन, बकेल। इसका आंसर जो है आप सभी लोग दीजिएगा कि राजनीति शास्त्र को माप विद्या किसने कहा है, और इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहां से आपको जो है ये मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।